दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण संपादकीय। राहुल लाल, आर्थिक मामले के जानकार। आर्थिक विकास मानव जीवन की प्रगति का महत्वपूर्ण आधार है। यहाँ राष्ट्रों की समृद्धि और लोगों को बेहतर जीवन शैली का द्योतक होता है। पिछले 2 वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। इसका प्रमुख कारण तकनीकी नवाचार और वैज्ञानिक प्रगति रही है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 जोएल मोकिर, फिलिप अग्नियन और पीटर हॉविट को उनकी नवाचार प्रेरित आर्थिक विकास पर की गई शोध के लिए दिया जाएगा। इसके कार्यों से यह स्पष्ट है कि कैसे तकनीकी बदलाव और नए आविष्कार आर्थिक विकास की गति प्रदान करते हैं और साथ ही पुराने आर्थिक ढांचे को प्रतिस्थापित करते हैं। जोएल मोकिर को पुरस्कार का आधा हिस्सा मिलेगा, जिन्होंने सतत विकास के लिए तकनीकी प्रगति की आवश्यकताओं पर गहराई से शोध किया, जबकि शेष आधा फिलिप अग्नियन और पीटर हॉविट के बीच बटेगा। उन्होंने रचनात्मक विनाश के सिद्धांत के माध्यम से बताया कि नवाचार किस प्रकार पुराने उत्पाद एवं विधियों को प्रतिस्थापित कर आर्थिकी को आगे बढ़ाता है। आर्थिक विकास और नवाचार। यह बात बेहद महत्वपूर्ण है कि आर्थिक विकास मानव इतिहास एक और असाधारण अध्याय है। इतिहास में अधिकांश समय आर्थिक स्थिरता या मंदी रही, जहां संसाधन सीमित हैं और उत्पादन केवल जीवन निर्वाह तक सीमित था। औद्योगिक क्रांति के बाद तकनीकी प्रगति ने परिदृश्य पूरी तरह से बदल दिया। जोएल मोकिर ने ऐतिहासिक साक्ष्यों के माध्यम से समझाया कि औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में विकास नवाचार के कारण ही संभव हुआ। जोएल मोकिर के शोध के अनुसार सतत विकास के लिए स्व परिपोषित नवाचार चक्र आवश्यक है, जिसमें ज्ञान और तकनीकी प्रगति परस्पर पोषण करते हैं। नवाचार के लिए आवश्यक शर्त। जोएल मोकिर एक आर्थिक इतिहासकार और प्रोफेसर, जिन्होंने यह दर्शाया कि सतत विकास के लिए तकनीकी ज्ञान की प्रस्तावनात्मक समझ का होना जरूरी है। यह ज्ञान तकनीक और नवाचार के लिए आधार तैयार करता है। मोकिर के शोध के आधार पर केवल आविष्कार या नवीन तकनीक का तेज आर्थिक विकास का आधार नहीं, बल्कि इसके लिए समाज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान की संस्कृति का विकास भी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि तकनीकी प्रगति तब ही सतत और स्वचालित होती है जब समाज में यह न केवल ज्ञान की कोई उपकरण या तकनीक कैसे काम करती है, बल्कि यह भी समझना होता है कि वह क्यों काम करती है, अर्थात उसका वैज्ञानिक आधार क्या है। आर्थिक विकास के लिए ये एक ऐसा समाज आवश्यक है जो प्रयोग, ज्ञान इत्यादि के आदान प्रदान, वैज्ञानिक सोच और नए विचारों को खुले मन से स्वीकार करने को प्रोत्साहित करे। औद्योगिक क्रांति के दौरान यूरोप समाज ने उन वैज्ञानिक और बौद्धिक खुलेपन को दर्शाया जिससे नवाचारों की एक संस्कृति विकसित हुई, जो निरंतर प्रगति, उन्नति और आर्थिक समृद्धि का स्रोत बनी। रचनात्मक विनाश का सिद्धांत। फिलिप अग्नियन और पीटर हॉविट ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को रचनात्मक विनाश, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के माध्यम से समझाया। इसका अर्थ है, जब कोई नई तकनीकी या उत्पाद बाजार में आता है, तब वह पुराने उत्पाद और प्रौद्योगिकी को प्रतिस्थापित कर देता है। रचनात्मक विनाश एक ऐसा सिद्धांत है जिसे अर्थशास्त्री पीटर ने 20वीं सदी के आरंभ में प्रस्तुत किया था। फिलिप अग्नियन और पीटर हॉविट ने 1992 में रचनात्मक विनाश की प्रक्रिया के एक गणितीय मॉडल के माध्यम से आधुनिक रूप में प्रस्तुत किया। उनका शोध एवं बात को समझाना कि कैसे नवाचार और तकनीक प्रगति बाजारों के पुराने उत्पाद और कंपनी को हटाकर आर्थिक विकास की निरंतरता बनाए रखते हैं। हालांकि इसमें सामाजिक आर्थिक संघर्ष और अस्थिरता भी हैं, जिसकी हो सकती है जो पुरानी तकनीक और व्यवसाय प्रतिस्थापित की जाती हैं। मोबाइल फ़ोन के आगमन के पुराने टेलीफोन का उद्योग को लगभग समाप्त कर दिया। नए फ़ोन के तकनीकी नवाचार ने दुनिया भर के उद्यम, सूचना और संचार क्रांति की गति दी। अमेरिका की 20वीं सदी के औद्योगिक विकास की कई कंपनियों प्रतिस्पर्धा में नई तकनीकों को विकसित करके बाजार में प्रतिस्पर्धा करती रही, जिससे उत्पादन क्षमता और रोजगार में वृद्धि हुई, लेकिन पुरानी तकनीक आधारित कंपनियां समाप्त हो गई।
सामाजिक आर्थिक प्रभाव। नवाचार के कारण मशीनरी और प्रौद्योगिकी में सुधार से उत्पादन बढ़ा, वस्तुओं की कीमत में कमी आई और गुणवत्ता में सुधार हुआ। इससे जीवन स्तर उन्नत हुआ। स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, परिवहन आदि क्षेत्रों में भारी बदलाव हुआ। पिछले 2 शताब्दी में वैश्विक गरीबी दर लगभग 80% से घटकर आज 10% से भी कम हो गई। औद्योगिक क्रांति के बाद जीवन प्रत्याशा वैश्विक स्तर पर लगभग दोगुना हो गई। हालांकि इस मॉडल में चुनौतियां भी है, जिसमें असमानता, पुराने उद्योगों का पतन और उन श्रमिकों का विस्थापन जो पुराने उद्योगों से जुड़े थे। इसलिए सरकारी और समाज के लिए आवश्यक है वे सामाजिक सुरक्षा के उपाय अपनाएं और नवाचार को प्रोत्साहित करें ताकि विकास के लाभ को व्यापक बनाया जा सके। आज के वैश्विक अर्थव्यवस्था के निरंतर परिवर्तन और तकनीकी उन्नति के दौर में गुजर रहे डिजिटल क्रांति, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हरित ऊर्जा जैसे नवाचार विश्व अर्थव्यवस्था के स्वरूप को बदल रहा है। ऐसे समय में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेताओं का शोध बेहद प्रासंगिक है, क्योंकि यह न केवल अतीत की आर्थिक प्रगति को समझाता है बल्कि भविष्य के विकास मार्गनिर्देशन के लिए भी आधार प्रस्तुत करता है। इन्हीं कारण नीति निर्माताओं के लिए नवाचार को बढ़ावा देना, सामाजिक सुरक्षा के प्रभावी उपाय अपनाने और आर्थिक असमानता को कम करने के लिए बेहतर रणनीतियों बनाने में सहायता करते हैं। ये पुरस्कार साबित करता है कि सतत आर्थिक विकास के लिए नवाचार और उसके सामाजिक आर्थिक प्रबंधन को समझना आवश्यक है। इन शोधों ने नीति निर्माताओं को निर्धारकों के लिए मिलती हैं वह कैसे नवाचार को आर्थिक नीतियों में केंद्रीय स्थान दिया जाना चाहिए, जिससे वैश्विक स्तर पर स्थिर और समावेशी विकास संभव हो। आधुनिक विश्व में जहां तकनीकी परिवर्तन आजीविका, उद्योग और सामाजिक व्यवसाय को गहराई से परिवर्तित कर रहा है, इन सिद्धांतों का अनुसरण करके नीति निर्माण करना आवश्यक है। वहाँ भारत के लिए जब अनुसंधान और विकास खर्च को जीडीपी के 2% तक पहुँचना अनिवार्य हो सके, इसके लिए न केवल आर्थिक वृद्धि बल्कि सामाजिक स्थिरता और समावेशी प्रगति भी सुनिश्चित होती है। अनुसंधान और विकास का बढ़ाना होगा खर्च। नवाचार प्रेरित आर्थिक विकास और रचनात्मक विनाश के शोध का प्रभाव भारत और अन्य विकासशील देश पर भी देशों पर स्पष्ट रूप से दिखता है। भारत जैसे विकासशील देश अपनी आर्थिक विकास रणनीतियों में नवाचार और तकनीकी प्रगति को अपना रहे, जिससे वैश्विक आर्थिक प्रणाली में इसे भागीदारी बढ़ रही है। विकासशील देशों के लिए शोध ये समझने मददगार है कि कैसे सामाजिक, सांस्कृतिक कारक और निरंतर नवाचार आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। भारत विकास सहयोग के माध्यम से बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में अन्य विकासशील देशों की सहायता भी कर रहा है, जिससे अस्थायी विकास को प्रोत्साहन मिलता है। भारत के विभिन्न वैश्विक व्यापार और तकनीकी सहयोग ने देश को बौद्धिक नवाचार नेटवर्क से जोड़ दिया है। G20, ब्रिक्स और अन्य मंचों पर भारत अपनी नवाचार नीति प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ रहा है। भारत की नीतियां केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं बल्कि सामाजिक समावेशन, वित्तीय समावेशन और ग्रामीण विकास पर भी केंद्रित हैं। डिजिटल भुगतान और वित्तीय तकनीक ने न केवल कम आमदनी वाले वर्गों को आर्थिक प्रगति में शामिल किया है, जिससे समग्र विकास का मॉडल अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ बन रहा है। भारत की जीडीपी में अनुसंधान और विकास पर खर्च 0.64% है, जो भारत के अनुसंधान और विकास R&D खर्च में हाल के वर्षों से बड़े पैमाने पर वृद्धि की है, लेकिन यह खर्च अन्य विकासशील और विकसित देशों के तुलना में काफ़ी कम है। भारत के R&D खर्च का अधिकांश हिस्सा सरकारी क्षेत्र से आता है, निजी क्षेत्र का योगदान काफ़ी कम है। सरकार ने बजट 2025-26 में मिशन मोड के तहत निजी क्षेत्र के लिए 20,000 करोड़ रुपये का R&D कोष भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य निजीकृत नवाचार और उद्योग अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देना। भारत अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में नवाचार और बौद्धिक संपदा के वैश्विक सूचकांक में प्रगति कर रहा है, जिससे कि 2024 में भारत नवाचार सूचकांक 39वें स्थान पर, बौद्धिक संपदा प्रोफाइलिंग 6ठे स्थान पर रहा। लेकिन चुनौती अभी भी बाकी बनी हुई, जैसे ब्रेन ड्रेन, कमजोर उद्योग अकादमिक सहयोग और अत्याधुनिक अवसंरचना की कमी। भारत को अपनी जीडीपी का कम से कम 2% खर्च अनुसंधान विकास पर करना चाहिए, जो आर्थिक विकास, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिहाज से आवश्यक है। इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना जरूरी है।
आहार के उपभोग में संयम। डॉक्टर अश्वनी महाजन, पूर्व प्रोफेसर, PGDAV, कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय। मानवता की उत्पत्ति के आरंभ से ही मांसाहार और शाकाहार दोनों ही की मानव खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। शायद इस समय शाकाहार और मांसाहार के बीच अंतर नहीं होता है, लेकिन बाद में मानव ने अंतर करना प्रारंभ कर दिया और आज यह स्थिति है कि प्यू रिसर्च सर्वेक्षण के अनुसार भारत के लगभग 39% लोग मांस के उपयोग से परहेज करते हैं और अधिकांश भारतीय कभी कभी ही मांस का उपभोग करते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति मांस का उपभोग 3 किलोग्राम प्रति वर्ष है, जबकि अमेरिका में 109 किलोग्राम, यूरोप में 84 किलोग्राम और विश्व में 44 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। देखा जाए तो भारतीय मांसाहारी होने पर भी धार्मिक आस्थाओं के आधार पर कुछ प्रकार के मांस का सेवन नहीं करते हैं। भारत की तुलना में शेष विश्व में शाकाहार का चलन कम है। भारत में दुनिया के 70% से अधिक शाकाहारी रहते हैं। कुल समय में शाकाहार भी एक अलग प्रकार का चलन बढ़ जिसे वीगन अभियान के नाम से जाना जाता है। इसमें मांस के अतिरिक्त अन्य पशु उत्पाद जैसे कि दूध और दूध उत्पाद के उपयोग से भी परहेज करते हैं इसकी सलाह दी जाती है। उनका कहना है कि दूध के उत्पाद के लिए भी पशुओं का अत्याचार होता है। क्यों महत्वपूर्ण है शाकाहार? आज विश्व पर्यावरण असंतुलन, मौसम परिवर्तन और वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग ने भयंकर संकट से गुजर रहा है। औद्योगिकरण से पूर्व की तुलना में दुनिया का तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया चुका है। वैश्विक उष्णता बढ़ने से औद्योगिकरण का योगदान तो है ही, इसके लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, विशाल जनसंख्या का उपभोग के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री और इसके लिए उत्पादों के कारण भी हैं। जीडीपी बढ़ने के साथ साथ लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है, साथ ही उपभोक्ता वस्तुओं पर फिजूल खर्ची व खाद्य सामग्री का बर्बादी भी है। पूर्व में जहां उपभोक्ता वस्तुओं का जीवन लंबा था, यूज एंड थ्रो यानी उपभोग करो और फेंक दो की आदत के कारण दुनिया में कचरा बढ़ा है, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन के कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी अधिक हुआ है। ऐसे में संयमित उपभोग की जरूरत बढ़ गई। पूरी दुनिया में 29% ही भूमि, जिनमें से केवल 20% रहने योग्य, जबकि 10% कृषि होती है और इस कृषि योग्य भूमि में केवल 2.4% पर ही फसलों की खेती होती है। वहीं 8% भूमि पर पशुपालन के लिए जरूरी खेती होती है और 2.4% भूमि पर होने वाली खेती से मनुष्य का 83% कैलोरी आवश्यकता पूर्ण होती है और पशुपालन के लिए जहां 8% भूमि का उपयोग हो रहा है, इसमें मात्र 17% कैलोरी आवश्यकता की पूर्ति होती है। 63% प्रोटीन की आवश्यकता भी इसी 2.4% भूमि से होती है, जबकि 37% प्रोटीन की पशुपालन से उत्पन्न उत्पादों से मिलता है। भारत के पास विश्व की केवल 2% भूमि है, जबकि हमारी जनसंख्या दुनिया की लगभग 17.7% है। दुनिया के 30% पशु और 8% जैव संसाधन भारत में है। इतने बड़ी संख्या में खाद्य उत्पादन रहने के साथ भारत अपने जैव संसाधनों का संरक्षण करने में भी सफल रहा। इसका कारण यह है कि भारत के अधिकांश लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का उपभोग करते भी हैं। इनमें से अधिकांश कभी कभार ही मांस सेवन करते हैं। भारत में होने वाले पशुओं दुनिया भर की मांसाहारी जनसंख्या की जरूरत की पूर्ति करती हैं। भारत में प्रति वर्ष 1.53 करोड़ मीट्रिक टन घास के मांस का निर्यात होता है। भारत के शाकाहारी आदतों दुनिया में खाद्य पदार्थों की कमी नहीं होने देती। यदि देखें तो विश्व की आबादी में शाकाहारी लोगों में से कुल 70% अकेले भारत में रहते हैं। दुनिया में कुल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में मांसाहारी के लिए जरूरी पशुपालन से होने वाले उत्सर्जन 15% है। 1 किलोग्राम मांस के उत्पादन के लिए उसके बराबर अनाज या सब्जी के उत्पादन की तुलना में 30 गुना अधिक ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। जहाँ प्रति किलोग्राम मांस उत्पादन में 60 किलोग्राम गैसों का उत्सर्जन होता है, 1 लीटर दूध में 3.2 किलोग्राम CO2 का उत्सर्जन होता है। यदि दुनिया में वैश्विक उष्णता और मौसम परिवर्तन की कष्टों के मुक्ति दिलानी है तो शाकाहार को तेजी से बढ़ाना होगा। इसी के साथ यदि भारत की मितव्ययिता आदतों को दुनिया अपनाना शुरू कर देती है, यूज एंड थ्रो की मानसिकता से बाहर आ जाए, तो वैश्विक उष्णता के संकट से जल्दी निजात पाया जाएगा। दुर्भाग्य का विषय है कि आज दुनिया में पर्यावरण सम्मेलन में पर्यावरण से निपटने के लिए तकनीकी और उपकरणों की बात तो होती है, क्योंकि उससे वैश्विक कंपनियों को लाभ कमाना होता है, लेकिन वैश्विक उष्णता के लिए जिम्मेदार मांसाहार और उपभोग में
बर्बादी और फिजूल खर्ची पर कोई बात न करने को तैयार नहीं। समुद्र की सतह पर तेल की सफाई, रिसु तब दबे, लेखक विज्ञान की जानकार। समुद्र के तेल के रिसाव एक सामान्य घटना है। यह रिसाव अन्वेषण, उत्पादन या परिवहन के दौरान होता है। यह समुद्र के पानी और सतह पर फैल जाता है। पर्यावरण पारिस्थितिकी पर बहुत भारी तेल की परतें बनती है जो नष्ट नहीं होती, लंबे समय तक प्रकाश को भी रोकती, जिससे समुद्री पौधे सूर्य की रोशनी न पाकर मर जाते। समुद्री जीव जंतु तथा आसपास मंडराने वाले पक्षियों की भी जान का खतरा बनता है। इससे मत्स्य पालन, जल कृषि, पर्यटन और तटीय उद्योग बुरी तरह प्रभावित होते हैं। भारतीय शोधकर्ताओं ने इसका उपाय खोजा है। यह पर्यावरण अनुकूलन होने के साथ साथ सतत सुलभ और लाभप्रद भी है। समुद्र में फैलते तेल और नदियों के बहाव जो जहरीले हाइड्रोकार्बन जीवाणुओं की मदद से नष्ट करने से मिलती सफलता, विशेषकर रासायनिक प्रदूषण कम खर्च कर में रोक पाना एक बड़ी उपलब्धि है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT के युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इस दिशा में 2 प्रकार की सफलता हासिल की है। जो बीते वर्ष उन्होंने विशेष सुपर हाइड्रोफोबिक स्पंज बनाया है जो पानी को पीछे हटाकर अपनी ओर खींचकर अलग कर सकता है। वजन से 100 गुना तक तेल और कार्बनिक सॉल्वेंट सोख लेता है। इसकी प्रभावशीलता का लंबे समय तक बने रहना बड़ी विशेषता है। ये एंथ्रोसिन नामक से पॉलीसाइक्लिकल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी PAH को विघटित करने में सक्षम है। PAH औद्योगिक रासायनिक अपशिष्टों और तेल रिसाव से जुड़े बेहद विषैले यौगिक, सिंथेटिक तेल, कोयला और औद्योगिक कचरे में पाए जाने वाले रसायनों का जिद्दी यौगिक समूह है जो जल्द नष्ट नहीं होते और लंबे समय तक पानी, मिट्टी को प्रदूषित करते। शोधकर्ताओं ने ऐसी बायोफिल्म विकसित की जो नदियों, समुद्रों में फैले तेल रिसावों से प्रदूषण को काफ़ी तेज़ी से एक साथ नियंत्रित किया जा सके। यह प्रदूषण से निपटने के लिए रासायनिक ऑक्सीकरण विधियों की तुलना में सतही है। इससे तटीय औद्योगिक अपशिष्ट, नालों और समुद्री दुर्घटनाओं की स्थिति में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। पोषण स्तर भरपूर मध्यम ल्यूरिया बर्टनी सोवेरा की विकसित बायोफिल्म पीएच के संपर्क में आते बैक्टीरिया स्यूडोमोनास बेसिलस सक्रिय हो जाते हैं। जहरीले प्रदूषक को ऊर्जा और पोषण के रूप में इस्तेमाल करते हुए अपने मेटाबॉलिज्म और जैव रासायनिक क्रियाओं के जरिए 5 दिनों के भीतर 95% पेनिथिन को तोड़कर हानि रहित गैस, पानी और जैविक अवशेष में बदल देता है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यह दुनिया के बाजार में आ जाएंगे और पेट्रोकेमिकल उद्योग के अलावा जल शोधन संयंत्र और अपशिष्ट का भी उपचार संवर्धनात्मक विकल्प बने। प्रकृति से शिक्षा। किसी पेड़ पौधे का बीज यदि जेब में लेकर रख दिया जाए तो वह कुछ दिनों के बाद सड़ने लगेगा, जबकि उसी बीज को मिट्टी के नीचे दबा दिया जाए तो और उसे पानी से पोषित किया जाए तो विशाल वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है। फलदार वृक्ष है जो फल भी देता है। कुछ इसी तरह मनुष्य का भी स्थिति नैतिक और सदाचार की बातें पढ़कर उसे अमल में न लाना बीज को जेब में रखने के समान ही कहा जाएगा। जबकि नैतिक और सदाचारी की बातें मन में समाहित हो जाए और उसी के अनुरूप जीवन जिया जाए तो वह जीवन पेड़ पौधे की तरह खुशबू बिखरने लग जाएगा। मनुष्य के पास एक मन है। यदि मन सकारात्मक दिशा में जा रहा है तो समझिए उसके परिणाम अनुकूल होंगे, जबकि नकारात्मक दिशा की ओर जाने पर बुराइयां आती है, व्यक्तित्व में शामिल हो जाती, फिर झूठा फेरेब, छल आदि अवगुण मन में आना स्वाभाविक है। इसका नतीजा अंततः बुरा ही होता है। नज़र चुराकर लोगों से बात करनी पड़ती है, हमेशा भय बना रहता है। उसकी खामियां लोग जब जान जाएंगे तो वास्तविकता प्रकट हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रकृति से शिक्षा लेने की जरूरत है। ऐसे बीजारोपण तथा संचय अर्थ में बीज चाहक उठेगा और ऑक्सीजन
छाया खाद्य पदार्थ तक देने वाला लगता है, जबकि मनुष्य मन के विपरीत चलकर कष्ट पाता है। याद रखना चाहिए कि यदि जीवन में कष्ट हैं तो वह स्व अर्जित कष्ट ही हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के सामर्थ्य नहीं है कि वह हमें कष्ट दे सके। दूसरा यदि कष्ट दे रहा है तो इसका अर्थ है कि हमने कुछ नकारात्मक कार्य किया जिसके बदले में वह यह तो ऐसा कर रहा है या हमें अपमानित कर रहा है। ऐसी स्थिति में दूसरों को दोष देने के बजाय खुद का मूल्यांकन कर निष्पक्षता के साथ किया गया अपना मूल्यांकन कभी गलत राह नहीं दिखाता। बात तो सही है। पाकिस्तान से उभर रहा है बड़ा खतरा। दिव्य कुमार सोती। बीते दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान सरक्रिक क्षेत्र में निरंतर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है और उसके किसी भी दुस्साहस का उत्तर दिया जाएगा। इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिया जाएंगे। जैसे कुछ ही दिनों के अंतराल पर सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करना नहीं छोड़ा तो भारत अगली बार वैसा संयम नहीं दिखाएगा जैसा कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के समय दिखलाया था। पाकिस्तान को विश्व मानचित्र से मिटाना भी पड़ सकता है। पाकिस्तान को विश्व मानचित्र से मिटना भी पड़ सकता है। उन्होंने सैनिकों से अगले संघर्ष के तैयार रहने का भी कहा। भारत की ओर से आमतौर पर ऐसे बयान कम ही आते हैं। इसका अर्थ है कि सरकार के पास पाकिस्तान द्वारा रची जा रही आतंकवादी साजिश की बड़ी सूचना है, जिसके चलते रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष ने एक के बाद एक बयान जारी कर पाकिस्तान को चेताया कि इससे पहले पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष असीम मुनीर अमेरिका 2 बार दौरे पर चुके और दोनों बार उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप की विशेष आवाभगत समय मिला। मुनीर ने अमेरिकी धरती से भारत को धमकाने का अप्रदर्शित काम किया। मुनीर के दौरे पर कुछ दिन बाद पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को धमकाते हुए कहा कि इस बार किसी सैन्य टकराव की उपस्थिति में पाकिस्तान भारत के पूर्वी भाग को निशाना बनाने से शुरुआत करेगा। सवाल उठता है कि जब सिंदूर ऑपरेशन के समय पाकिस्तान की मिसाइलें सिरसा और हिसार तक नहीं पा गई तो क्या भला वह पूर्वी भारत तक कैसे पहुंच सकेगी? इसका जवाब बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख और अमेरिकी डीप स्टेट की कठपुतली माने जाने वाले मोहम्मद यूनुस की व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ मुलाकात से मिला। पाकिस्तान की तरह एक समय यूनुस को लेकर कुपित रहने वाला ट्रंप का रवैया उसके प्रति एकाएक बदला दिखाया था। यूनुस ने अमेरिका में अपने भारत विरोधी तेवर ही दिखाए। उन्होंने सहज ही समझा कि सकता है कि पाकिस्तान किसके कंधे पर बंदूक रखकर पूर्वोत्तर भारत की निशाना बनाने की मंशा रखता है। इसी बीच कुछ सवाल भी उठता है, क्या अमेरिका इसकी गुंजाइश देगा कि बांग्लादेश में अपनी कठपुतली सरकार का फायदा पाकिस्तान उठाए? क्या पाकिस्तान ने भारत की पूर्वी सीमाओं के पास कोई ड्रोन बेस या आतंकी अड्डा तैयार किया है जिसके बल पर बार बार भारत के पूर्वी भाग को निशाना बनाने की धमकी दे रहा है? संभव है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अमेरिका भारत के खिलाफ कोई खिचड़ी पका रहा हो। यह याद रहे कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो अमेरिका को लगा कि बालाकोट की तरह ही भारत की कार्रवाई सीमित रहेगी और कुछ घंटों में ही सब समान हो जाएगा। परंतु जब पाकिस्तान ने भारत के नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की तो भारत ने अमेरिकी द्वारा उपयोग किए जा रहे पाकिस्तानी एयरबेस को भी नहीं छोड़ा। अमेरिका अब इस अपमान का बदला लेना चाहता है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान अनायास नहीं कि अमेरिकी सेनाओं को अफगानिस्तान के बारगाम एयरबेस फिर से वापस चाहिए। ट्रंप ने अफगानिस्तान को यह धमकी भी दे दी कि अगर यह वैसा नहीं करेगा तो उसके साथ बुरा घटना घट सकती है। चीन की गतिविधियों पर तो अमेरिका पाकिस्तानी के नूर खान एयरबेस से भी नज़र रख सकता है, परंतु अब उसे अफगानिस्तान के एयरबेस इसलिए चाहिए ताकि वह भारत द्वारा पाकिस्तानी एयरबेसों पर हमले की स्थिति में पाकिस्तान की सहायता जारी रख सके। अपने सैन्य सामान को पाकिस्तानी बसों से हटाकर बरगाम ले जा सके और उससे महत्वपूर्ण यह है कि चीन के साथ साथ भारतीय सैन्य गतिविधियों पर भी नज़र रख सके और ज़रूरत पड़ने पर ईरान पर हमला के लिए भी उसका उपयोग कर सके। पाकिस्तान ने इन सभी अमेरिकी आवश्यकताओं की पूर्ति का तरीका खोज लिया है। मुनीर ने ट्रंप को पाकिस्तान के पासनी बंदरगाह को विकसित करने की न्योता दिया। पासनी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के अंतर्गत अरबों डॉलर खर्च कर विकसित किए गए बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से मात्र 100 किलोमीटर दूर है और वर्ष 2021 से रेत भरने की समस्या से ग्रस्त है। पाकिस्तान को लगता है चीन को रोकने के लिए CIA कहीं न कहीं बलूच विद्रोहियों का साथ दे रहा है। ऐसे में पासनी के जरिए खोसा अहमद से
खुश अमेरिका शायद बलूच विद्रोहियों को समर्थन पीछे पीछे खींच ले और पासनी में बैठकर भारत और चीन के दोनों पर नज़र रख सके। मुनीर को लगता है कि इन कवायद से चीन और अमेरिका के साथ पाकिस्तानी के रिश्ते में संतुलन बनाया जा सकता है। अमेरिका और चीन दोनों का पाकिस्तान में निवेश बढ़ाने से भारत को पाकिस्तान के विरुद्ध आर्थिक आक्रामक कार्रवाई से भी रोका जा सकता है। इस रणनीति से उत्पन्न आत्मविश्वास से मुनीर अब सरक्रिक के पास सैन्य जमावड़ा खड़ा कर रहा है और जामनगर स्थित विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमले की धमकी दे रहा है। इस धमकी में आवाज़ केवल मुनीर की है, पर उसकी पटकथा अमेरिकियों ने लिखी हुई है, जो चाहते हैं कि रिलायंस जैसी भारतीय कंपनी रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, अमेरिका से आयात बढ़ाए। इसके पीछे में यह देखना होगा कि पाकिस्तान का अमेरिकियों के पाले में जाते देख चीन का इसके प्रति क्या रवैया रहेगा। चीन भारत को बड़ी शक्ति मानकर साथ साथ चलना चाहता है। यह अमेरिका के साथ G2 अवधारणा, जिसके अंतर्गत अमेरिका और चीन दो वैश्विक शक्ति को आपस में बांटने का सोच रहा है, पर आगे बढ़ना। अगर G2 की अवधारणा आगे बढ़ती तो भारत के लिए आने वाले समय कठिन होगा। किसी भी सूरत में पाकिस्तान से भविष्य का युद्ध और अधिक बड़ा और व्यापक होने वाला है। मानहानि कानून का दुरुपयोग रुके। उच्चतम न्यायालय द्वारा मानहानि के अपराधीकरण के विषय पर की गई टिप्पणी ने इस मुद्दे को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। हाल के कई अवसरों पर इससे संबंधित कानून के दुरुपयोग को देखते हुए विषय और भी गंभीर हो गया। विधि के शासन के अंतर्गत कानून को यथोचित प्रक्रिया के विस्तार के साथ न्यायालय द्वारा किए गए अधिकारों की पहचान कर उनके लिए दावा करने की पद्धति बताई जाती है, लेकिन यह देखना भी आवश्यक होगा कि इन्हीं दो अधिकारों के बीच कोई टकराव न हो। ऐसी स्थिति में चर्चा का विषय है संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मान्यता प्रतिष्ठा के अधिकार के बीच एक प्रकार संतुलन बनाया जा सके। ऐसे संतुलन के लिए मानहानि का प्राविधान संविधान और कानून से किया गया। अनुच्छेद 19(2) में मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाने का एक अधिकार मानहानि उल्लेखित है। इसी प्रकार अपकृत विधि के तहत सिविल मानहानि और भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत आपराधिक मानहानि का उल्लेख है। इसके अनुसार उन व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की मंशा से यह जानते हुए कि इससे हानि होगी कोई झूठा बयान देते हैं या प्रकाशित करते हैं। इसी प्राविधान का उद्देश्य सामाजिक हितों का संरक्षण करना और ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं को प्रतिष्ठा पर होने वाले हमलों को रोकना। विदित है कि किसी भी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला लिखित, मौद्रिक और अस्थायी रूप से व्यक्त कोई भी बयान आपराधिक मानहानि के दायरे में आ सकता है। 2016 में उच्चतम न्यायालय के सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ मामले में आपराधिक मानहानि को कानूनी उपबंधों को संवैधानिक रूप से वैध कहा गया था, लेकिन एक दशक के भीतर ही न्यायालय द्वारा इसके विअपराधीकरण के लिए टिप्पणी करना इस तथ्य को द्योतक है कि इससे न्यायालय को बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है और यह कथाचित धन उगाही का एक साधन बन गया है। 2016 में न्यायालय ने उस तर्क को खारिज कर दिया कि भारतीय दंड संहिता यानी 499 अब भारतीय न्याय संहिता 356 और व्यक्ति की स्वतंत्रता के असंगत हैं। न्यायालय ने इस आधार पर आपराधिक मानहानि को संवैधानिक रूप से वैध कहा कि अनुच्छेद 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हालांकि एक बुनियादी प्राकृतिक अधिकार होने के साथ साथ मौलिक स्वतंत्रता भी है, किंतु यह निरपेक्ष नहीं। इस पर मानहानि के आधार पर विवेकपूर्ण निर्बंधन संभव है। इस संबंध में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानहानि के बीच एक अनुपातिक संबंध होनी चाहिए, यानी सद्भावनापूर्वक निष्पक्ष टिप्पणी, लोक सेवकों की सकारात्मक आलोचना, लोक नीतियों का न्यायिक कार्रवाइयों पर निष्पक्ष राय रखना कहीं से भी मानहानि का आधार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होना भी निर्णय लोकतांत्रिक मूल्यों के असंगत होगा। इसके विरुद्ध प्रतिष्ठा के अधिकार की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो जीवन के अधिकार का भिन्न अंग है। इस कारण से दोनों अधिकारों के संतुलन होना अनिवार्य है। 22वें विधि आयोग ने भी 2024 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि हालांकि अभिव्यक्ति और प्रतिष्ठा के अधिकारों के बीच संतुलन होना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से प्रतिष्ठा की रक्षा अधिक
महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यह जीवन के अधिकार का अनिवार्य घटक है। विधि आयोग का यह विचार इस आधार पर उचित प्रतीत होता है कि जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए गरिमा की रक्षा उसकी अनिवार्य शर्त है, लेकिन जहाँ प्रतिष्ठा का अधिकार एक व्यक्तिगत अधिकार है, वही व्यक्ति की स्वतंत्रता सामान्यीकृत अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक स्वतंत्रता भी है और यह सभी स्वतंत्रताओं की जननी भी है। ऐसे स्थिति में प्रतिष्ठा के अधिकार को व्यक्ति पर वरीयता देने से व्यक्तिगत स्तर पर प्रतिष्ठा को रक्षा तो अवश्य होगी, लेकिन सामान्यीकृत अधिकार के संरक्षण नहीं। यही कारण है संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के लिए दोनों का संतुलन अनिवार्य है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19(2) के तहत युक्त निर्बंध लगाने के अधिकार उल्लेखित है, लेकिन आपराधिक मानहानि के कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस आलोक में यदि उच्चतम न्यायालय की यह टिप्पणी उचित है कि मानहानि का भी अपराधीकरण होनी चाहिए, अगर हम इस विषय को संविधान में सोने त्रिभुज के संदर्भ में देखें तो स्पष्ट होकर न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत से 1978 मामले में सोने त्रिभुज का उल्लेख किया था, जिसके अनुसार इस त्रिभुज का निर्माण अनुच्छेद 19, 21 और 14 से हुआ है। हालांकि इस तीनों ही उपबंधों को संतुलित किया जाना चाहिए। किसी एक को दूसरे पर वरीयता देना अनुपातिकता के सिद्धांत के भी असंगत होगा, यह संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध भी होगा। अतः इस दृष्टिकोण से भी आपराधिक मानहानि के कानून को देखा जाना चाहिए, इसके दुरुपयोग को रोकने के प्राविधान किया जाना चाहिए।